हेलो फ्रेंड्स। हम लोग साइंस के बारे में देखेंगे कि साइंस में जो 3 सेगमेंट होते हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो उसमें हम लोग फिजिक्स के बारे में कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, बहुत हाई लेवल के भी हैं और लो पे भी हैं और मॉडरेट में भी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उन सारे टॉपिक्स को हम आपके सामने क्लियर करेंगे। फिजिक्स की अगर हम बात करें, कोई पूछे फिजिक्स क्या है तो आप बताएंगे स्टडी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ नहीं है, बस सिर्फ आप इतना याद रखें कि हम एनर्जी के बारे में जब स्टडी करते हैं, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रेस्ट फॉर्म में हो सकती है, मूवमेंट में हो सकती है, किसी स्टोर फॉर्म में हो सकती है। वो एक चीज आप जानते हैं कि एनर्जी ना तो बनाया जा सकता है, ना बदला जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है उसको। ठीक है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आप काइनेटिक को पोटेंशियल में बदल सकते हैं, पोटेंशियल को मैकेनिकल में बदल सकते हैं, या दोनों। इसके बाद इलेक्ट्रिक को आप बदल दें, मैकेनिकल में बदल दें, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में बदल दें, लाइट को इलेक्ट्रिक में बदल दें। बहुत सारी चीजें बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो फिजिक्स के बारे में हम कुछ आपको टॉपिक्स बताते हैं। जैसे पहला है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है वो उससे बस आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से ये फार्मूला। आप बस एक चीज याद रखिएगा, फार्मूला याद है आपको तो आप उसका डायमेंशन वगैरह निकाल लेंगे, उसकी यूनिट निकाल ले जाएंगे कि क्या है। आपको कुछ यूनिट्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे सीजीएस में कुछ और होता है, एमकेएस में कुछ और होता है, एफपीएस में कुछ और होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिट ऑन डायमेंशन जो है वो चैप्टर शुरुआत में जैसे ऐसा लगता है कि कितना बोरियत वाला चैप्टर है ये यूनिट डायमेंशन, क्योंकि हर चीज आपको याद करना है, रटना है। लेकिन आप चीजों को कब समझ पाएंगे, जब उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, वो चीजें क्या हो कि उसमें कुछ गहराई हो। ठीक है, रटने वाली चीजों में आप जानते हैं बहुत सारे जो मतलब ऐसा लगता है कि अभी यही पढ़ेंगे तो इसके बाद कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो आप हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मोशन चैप्टर से। यूनिट डायमेंशन चैप्टर जो है वो उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में अगर हम बात करें मोशन यानी गति की बात करते हैं या मोशन की बात करते हैं, मोशन क्या होता है। तो मोशन कभी भी आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि वो चीज मूवमेंट में है या नहीं है, जब तक आप उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे कि ये चीजें किसी दूसरे को देखकर बताना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें चल रही है या खड़ी हुई है। ठीक है, तो गति जो है या मोशन जो वो हमेशा दूसरे को देख कर लगाया जाता है। ध्यान रखेंगे, मोशन के बहुत सारे लॉज हैं। आप न्यूटन के बारे में जब पढ़ेंगे तो न्यूटन के बहुत सारे लॉज हैं जिसमें मोशन से रिलेटेड होते हैं। तो गति क्या है, एक पॉइंट तो याद रखिएगा कि गति हमेशा दूसरे को देखकर लगाई जाती है। दूसरे को देखकर लगाई जाती है क्या, मोशन की। जैसे आप यहाँ खड़े हैं और कोई चल रही है तो इसका मतलब कि आपके सापेक्ष, यानी आप खड़े हैं और वो चल रही है तो इसका मतलब वो चीजें क्या है, मूवमेंट में है। ठीक है, तो दूसरे को देख कर लगाई जाती है। और गति से हमेशा जब कोई मूवमेंट, जो कोई चीज मूव करती है या मोशन में होती है, तो उससे हमें क्या मिलता है, तो दूरी का पता चलता है। ये चीजें याद रखिएगा, दूरी का पता चलता है किससे, मोशन से। मोशन से हमेशा दूरी का पता चलता है कि क्या है। अब मोशन में बहुत सारी चीजें हैं, आपको डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़नी है। तो ये सब जो चैप्टर है, चैप्टर मोशन, पहले चैप्टर मोशन में ही आपको सारी चीजें बताई जाएगी। ये चीजें आप समझ में आएंगे कि मोशन क्या है, दूसरे को, गति आप दूसरे को देख कर लगा सकते हैं, और गति से हमेशा दूरी का पता चलता है। दूरी के बारे में अगर हम बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या है, अगर हम डिस्टेंस या दूरी की बात करें तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि दूरी जो है एक अदिश राशि है। ये अदिश और सदिश ये यूनिट डायमेंशन में ही है। आप बस ऐसे नॉर्मल समझें कि जिसमें डायरेक्शन हो, दिशा हो, उसे हम सदिश कहेंगे। जिसमें डायरेक्शन का पता ना हो उसे हम अदिश कहेंगे। दूरी को आप नहीं बता सकते हैं कि वो किस गति में जा रही है, क्योंकि दूरी जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो किसी भी तरीके से चल सकती है। ठीक है, ये यहां से ए से लेकर अगर हम बी तक की बात करते हैं
तो ये इसकी डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है और इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो दूरी जो है वो इस तरीके से नहीं आप बता पाएंगे कि वो किस दिशा में जा रही है, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हैं कि वो सदिश है या अदिश है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, दो बिंदुओं की गति से प्राप्त होता है, दो बिंदुओं के बीच की गति। दो बिंदुओं के बीच की गति क्या कहलाता है? तो दूरी प्राप्त होता है। दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो मीटर में करते हैं, ठीक। किलोमीटर में करते हैं, सबसे छोटा मीटर है इसलिए हम लोग मीटर में करते हैं। इसमें डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हो गया एक अदिश राशि। जैसे यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है, यहाँ एक पॉइंट सी है। आप यहाँ से चलना प्रारंभ किए, ए से, बी से और सी से, तो ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? तो ये आपकी हो गई डिस्टेंस। यानी ए अगर 5 है और ये 4 है, तो आप इस तरीके से चलेंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका डिस्टेंस निकल जाएगा कि आपने कितनी दूरी तय की है। इसको एक बार हम फिर से बना देते हैं। डिस्टेंस निकालने का सबसे क्या है कि जहां से आप चलना प्रारंभ किए हैं वहां से चलते जाइए, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। ये 4 है, ये 3 है, और इस तरीके से ये ए से बी तक गया है, ए बी और सी तक गया है। आपसे पूछा जाएगा दूरी कितनी है, तो ए से बी जाने में यानी ए बी प्लस बी से सी में जाने पे यानी बी सी इज इक्वल टू 7। ये आपका क्या हो गया? तो ये हो गई डिस्टेंस, जिसे हम दूरी कहते हैं। लेकिन इसी का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट आपको ए से सी तक ये डायरेक्ट यानी शॉर्टकट रास्ता जो होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ए से सी तक ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? सबसे शॉर्टकट रास्ता आप कह लीजिए तो वही विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। तो AC जो है वो विस्थापन है। दूरी जो है वो एक अदिश राशि है, यही बगल में हम विस्थापन भी लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? ये सदिश राशि है। सदिश का मतलब इसमें दिशा होगी। डिस्प्लेसमेंट जब एक ही रास्ता रहेगा तो आप कह सकते हैं ये यहां से पूर्व दिशा में है, या यहां से उत्तर दिशा में है, या पश्चिम दिशा में है, या दक्षिण दिशा। तो जब एक ही रास्ता रहेगा, एक ही चीज रहेगी, उसमें कोई भी घुमाव नहीं रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा। शॉर्टकट रास्ता में क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा होती है, इसलिए यह क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। याद रखेंगे। अब इसके बाद में अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट बात करें कि कितना है, तो ये 4 है, ये 3 है। बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका विस्थापन यानी AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एक फार्मूला यहां लगेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है? एक ट्रिपलेट भी याद रख सकते हैं आप। 3 4 है तो ये 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। अगर किसमें है? अगर सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो जो भी आप रहेगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो AC जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसका कितना हो जाएगा? 5। ट्रिपलेट 3 4 5 का बनता है, 6 8 10 का बनता है। इसी तरीके से अलग अलग है सब। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने देख लिया। क्वेश्चन आप यहां से स्टार्ट होगा। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर अच्छे से आप समझ गए तो आपको वर्क भी आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्क में ही डिस्प्लेसमेंट है, W बराबर FS cos थीटा। S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आप देखें विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन कब कब जीरो होता है ये ध्यान रखेंगे। यानी डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, शून्य कब होता है।
और अगर हमें यही पता चल जाए कि विस्थापन हमारा शून्य कब होता है, ठीक है, विस्थापन हमारा शून्य कब होता है, तो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली लग जाएंगे, क्योंकि एस बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा। विस्थापन कब कब शून्य होगा, एक चीज ये देखिए कि यहाँ ए पॉइंट से कोई आदमी चलना शुरू करता है और बी तक जाता है, ये तो हम तो कह दिए कि डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ए से चलना प्रारंभ किया और फिर वापस वो बी से ए पर आ गया, यानी ए से गया और बी पर वापस, ए से बी तक गया और बी से ए पे वापस आ गया। अगर कहें हम ये 10, मान लीजिए 10 मीटर है और फिर वापस वो 10 मीटर आया, तो इसमें हम डिस्टेंस तो हमारा 10 + 10 20 हो जाएगा, क्योंकि उसने दूरी 20 मीटर तय की है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जहां से चलना प्रारंभ किया था वहीं पे वो आ गया, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है और वापस उसी स्थान पे आ जाता है, चाहे वो हजारों किलोमीटर क्यों ना चला हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में उसका यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। दूसरी बात यह है कि कोई, पहला क्या हो गया कि वो अपने स्थान पे वापस लौट आए, वो पहले स्थान पे वापस लौट आए, पहले स्थान पे वापस लौट आए। एक तो पॉइंट ये बना। दूसरा पॉइंट क्या बना, अगर कोई आदमी सर्कुलर पाथ कर रहा हो, यानी वृत्तीय पथ पर अगर कोई ए है, वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो वो एक राउंड पूरा करने के बाद, जैसे यहां से चलना प्रारंभ किया और यहां पे गया, फिर यहां पे गया, फिर यहां आया और फिर वो उसी स्थान पे पहुंच गया, इसका मतलब कि उसका वृत्तीय जो गति है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी एक चक्कर में। अगर वो वृत्तीय पथ पर है, वो वृत्तीय पथ पर है, वृत्तीय पथ पर, सर्कुलर पाथ पर है, सर्कुलर पाथ पर, तब भी उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा बात ये याद रखिएगा कि अगर वो वृत्तीय पथ पर है, एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो भी उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है और वापस उसी जगह पर आ जाता है, तो वो विस्थापन वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरी बात याद रखिएगा कि वो गति ही ना करे, यानी रेस्ट पोजीशन में हो, गति ही ना करे, यानी रेस्ट पोजीशन में हो, विरामावस्था में हो, विरामावस्था, रेस्ट पोजीशन में हो या विरामावस्था में हो, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो आपने कोई भी काम नहीं किया है, आप पूरे दिन इस दीवार को धक्का मारते रहिए, अगर दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही है, इसका मतलब आपने कोई भी वर्क नहीं किया। वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि वो गति नहीं की है। वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अपने रेस्ट पोजीशन में है, वो विरामावस्था में है, इसलिए उसने, आपने कोई वर्क नहीं किया क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। तो याद रखेंगे इस चीज को, विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, दूरी का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको सबको पता रहता है, याद भी रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन पे वापस लौट आता है तो डिस्प्लेसमेंट 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट गति ही नहीं कर रहा है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0। जैसे यहां से हमने बताया था, वो यहां से चलना प्रारंभ करता है, लेकिन लौट कर वापस ही वो कहां आ जाता है, ए पर। तो चला तो वो, यानी दूरी तो उसने 20 किलोमीटर की है, दूरी उसने 20 मीटर या 20 किलोमीटर उसने चला, लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, 0, क्योंकि वो अपने वृत्तीय पथ पर वापस रिटर्न चलाया। दो चीजें। अब इसी में वेग के बारे में आप देख लीजिए, वेग क्या है।
वेग, इसे हम वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी आप बस यही याद रखिएगा कि वेलोसिटी भी एक कैसी है, तो सदिश राशि है, अदिश नहीं है, ये सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। सदिश राशि है वेलोसिटी, इसका मात्रक होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट समय के सापेक्ष विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है। जैसे स्पीड अगर हम बात करते हैं, यहां पे देखेंगे स्पीड, चाल क्या होता है, तो चाल एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश ध्यान से आप देखेंगे, चाल क्या है, एक अदिश है, अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस जो है वो अदिश है, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अदिश राशि, इसलिए चाल भी अदिश राशि है। जबकि डिस्प्लेसमेंट ये एक सदिश है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या है, एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर से करते हैं, m अपॉन टी भी इसका, या s अपॉन टी, जो भी आप लिखें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये भी मीटर पर सेकंड होता है। यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जबकि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, हालांकि दूरी दोनों है, डिस्प्लेसमेंट भी दूरी है, लेकिन वो शॉर्टकट डिस्टेंस है, और अगर ये भी दूरी है, यहां से आप चले हैं यहां तक पहुंचे, ये भी दूरी, तो दूरी और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों मीटर में ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों मीटर में रहेगा। बस अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया है, यानी वेलोसिटी की बात करेगा, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अगर स्पीड की बात करेगा, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो दोनों याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जबकि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, यानी विस्थापन बटे टाइम होता है। सो मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, यानी मीटर अपॉन टी से टाइम को हम सेकंड में डिनोट करते हैं, इसलिए यहां पे हम क्या कर देते हैं, तो मीटर अपॉन सेकंड, दोनों की जो मात्रक है वो मीटर अपॉन सेकंड है। इसी को अगर हम बीमा लिखेंगे तो हो जाएगा, मीटर का m होता है l-1, क्योंकि s ऊपर, टाइम ऊपर जाएगा, m t-1 होता है। क्या होता है, टाइम को t से डिनोट करते हैं, तो m t-1 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब यहां से एक चीज आप देखेंगे, एक्सीलरेशन क्या है, त्वरण किसे कहते हैं। छोटे छोटे डेफिनेशन है, और यही आगे बहुत काम करते हैं। त्वरण जो है या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन या त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ध्यान रखेंगे, वेग में परिवर्तन की दर, इसका मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का, त्वरण का। इसमें वेग में परिवर्तन यानी v अपॉन टी, अगर हम कहें वेग में परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। ध्यान रखेंगे, यानी फाइनल में से अगर हम इनिशियल को घटा दें और टाइम के सापेक्ष, तो यही हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन। और इसी को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, यानी एक्सीलरेशन होता है। ये वेग में परिवर्तन का मतलब कि अंतिम वाले वेग में से प्रारंभिक वाला वेग हमने घटा दिया, तो वही तो परिवर्तन हुआ। यानी अगर हम कहें कि कोई 60 की स्पीड से जा रहा है, कोई 40 की स्पीड से जा रहा है, तो परिवर्तन कितने का आया, 20 का आया। तो आप याद रखेंगे, तो यानी अंतिम में से पहले वाले को घटाएंगे, तो उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब टाइम, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यहां पे देखेंगे तो वेग में परिवर्तन की दर ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए यहाँ पे टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। यहाँ पे हम अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी। इसको आप बहुत बार याद रखे होंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एस होता है, यू टी इज इक्वल टू एस v प्लस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ये याद रखेंगे कि माइनस वेग में परिवर्तन की जो दर है ये इंपॉर्टेंट है, उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं, या यहां से क्वेश्चन। एक्सेलरेशन अगर निकालना, हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो 80
मीटर पर सेकंड से जा रही है और दूसरी ऑब्जेक्ट 60 मीटर पर सेकंड से, या वही ऑब्जेक्ट 60 मीटर पर सेकंड से वापस आ रही है, तो बताइए एक्सीलरेशन क्या होगा जिसमें टाइम 5 सेकंड का ले रहा है। तो आप इसमें वेग में परिवर्तन निकालेंगे ना, तो वेग में परिवर्तन, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, तो v में से u हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। सेकंड 5 से, यानी उसका चाल क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर हम त्वरण की बात करेंगे तो ये तो हमारा त्वरण का ये फार्मूला भी निकल गया। इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम भी इसी को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये सारी बातें कि वेग में परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब उसका डिफरेंस हमको लेना है, और उसको समय के सापेक्ष अगर हम दे दे तो वो त्वरण होगा। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। वेग में परिवर्तन की दर ये पूछा है आपसे, तो वेग में परिवर्तन हमने किया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक। ये तो त्वरण, त्वरण हमेशा किसी भी स्पीड को बढ़ाता है। एक चीज ये भी नोट कीजिएगा कि त्वरण जो है वो हमेशा स्पीड को, स्पीड ना कह के, वेलोसिटी भी एक तरीके का स्पीड है, वेलोसिटी को या स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है। यानी अगर कहीं भी एक्सीलरेशन की बात की, इसका मतलब वो स्पीड बढ़ रही है। लेकिन एक वर्ड यहीं पे लिख लीजिएगा नोट करके कि हम मंदन किसे कहते हैं, जो स्पीड को घटा दे। मंदन का मतलब होता है रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या मंदन होता है जो स्पीड को क्या कर देता है, घटा देता है, स्पीड को घटा देता है, वेलोसिटी को घटा देता है, उसे हम रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। इसमें बहुत सारे, जब हम एक्सीलेटर जो है बाइक की या किसी भी चीज, एक्सीलेटर जब आगे करते हैं इसका मतलब स्पीड को बढ़ाता है, इसी से बना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेटर को जब करते हैं तो एक्सीलरेट होता है, बढ़ता है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो रिटार्डेशन होता है, मंदन होता है। तो रिटार्डेशन हमेशा स्पीड को कम करेगा, जबकि ये त्वरण जो है वो हमेशा स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हर सेकंड स्पीड में परिवर्तन करता है, वही होता है एक्सेलरेशन या त्वरण। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे एक ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है नीचे जो जमीन में लगती है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, ये भी वो त्वरण ही है। क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण है किस चीज का, पृथ्वी का त्वरण है। अगर कहें तो पृथ्वी अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से खींचती है, 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर पृथ्वी का गुरुत्व है। पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या है, कितना है, या कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये अलग से इसको याद रखेंगे। बाकी एक्सेलरेशन के बारे में ये सारी चीजें थी, हमने इसको डिस्कस की। तो ये पहले चैप्टर यानी गति के चैप्टर में हम लोगों को यही सारी चीजें देखना रहता है कि गति कितने हैं, कैसे कैसे है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है। इसके बाद अब वेलोसिटी में देखें, एक चीज ये है कि वेलोसिटी जो है उसमें दो तरीके की वेलोसिटी की बात करता है। एक होता है प्रारंभिक, एक होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। एक होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी। इसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और इसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग कैसे कैसे हम इसको तो इसको हम u से डिनोट करते हैं, और इसको हम v से डिनोट करते हैं। किससे, v से। अंतिम वेग, क्वेश्चन आपसे देखिए, जब क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल लगाएंगे इसमें, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये देखना होता है कि कब ये जीरो होंगे दोनों। अगर यही हमको पता चल जाए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला, प्रारंभिक वेग जीरो कब होगा, प्रारंभिक वेग जीरो कब होगा।
प्रारंभिक वेग 0 कब होगा। पहला पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे कि प्रारंभिक वेग 0, पहला पॉइंट इसमें कि 0 कब होगा, जब वो आपके सामने स्टार्ट हो, आपके आंखों के सामने स्टार्ट हो। उसमें लिखेगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि वो आपके सामने स्टार्ट हो रही है, आंखों के सामने स्टार्ट हो या चलना प्रारंभ करे, ये भी आप कह सकते हैं। स्टार्ट हो या चलना प्रारंभ करे, इसका मतलब जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो क्या है, 0 है, ठीक। और ये रुकने के लिए है, ये कब 0 होगा, 0 कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई चीज रुकने के लिए आए। उसमें लिख देगा, मतलब एक तरीके से उसमें लिखेगा कि फॉर स्टॉपिंग, यानी रुकने के लिए आए, रुकने के लिए आए, तब अंतिम वेग 0। कहेगा कोई ट्रेन है जो रुकने के लिए आ रही है, आए, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो अंतिम वेग और फाइनल वेग अगर 0 हमको मिल जा रहा है तो हमारा वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें 3 फार्मूले होते हैं। पहला तो हमने आपको बताया, जिसे गैलीलियो का नियम कहते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये तीनों फार्मूले लगते हैं। अगर यही तीनों फार्मूले हमें ये बता दें कि हम इसमें से एक 0, 4 चीजें हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 में से अगर कोई 3 हमको पता है तो एक निकाल ले जाएंगे। एक अगर 0 हो गया तो टाइम दिया रहेगा, एक्सीलरेट दिया रहेगा, प्रारंभिक वेग पूछ लेगा। अंतिम वेग उसमें कह दे कि कोई रेलगाड़ी है, कोई कार है जो रुकने के लिए आ रही है, इसका मतलब अंतिम वेग 0। कोई कार है जो आपके आंखों के सामने शुरू हो रही है, इसका मतलब कि चलना प्रारंभ करे। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेंगे कि चलना प्रारंभ करे, ऐसे लिखा रहेगा उसमें, प्रारंभ करे, तो वहां पे u 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना रहेगा तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम दिया रहेगा, एक वेग यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको जब कोई ऐसा पॉइंट पता रहे जिससे वो सारे क्वेश्चन बन जाए, तो वो यही याद रखिएगा कि प्रारंभिक वेग 0 कब होगा, अंतिम वेग 0 कब होगा, तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। हमने आज इसमें पहले चैप्टर में मोशन में हमने क्या क्या बताया है ये आप देखेंगे। हमने पहले आपको सबसे पहले स्टार्ट किया फिजिक्स के बारे में, मोशन बताया। मोशन क्या है, दूसरे को देखकर लगाया जाता है, हमेशा डिस्टेंस का पता चलता है। दूरी एक अदिश राशि है जो दो बिंदुओं के बीच की गति से हमें प्राप्त होती है। दूरी हमने चलते हैं तो उसको हम हर एक पॉइंट को जोड़कर चलना पड़ता है, लेकिन यही विस्थापन जो है, विस्थापन एक सदिश राशि है जो कि हमें शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से पता चलता है। विस्थापन कब शून्य होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा कि बहुत ये विस्थापन जो है हमें ये पता चल जाए कि 0 कब होगा। अगर वो अपने स्थान पे वापस लौट आती है या किसी वृत्तीय पथ पर है या वो चलती ही नहीं है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वो क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन का मात्रक आप जानते हैं मीटर होता है। उसके बाद वेग के बारे में बताया, वेग एक सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। स्पीड एक अदिश राशि है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं गैलीलियो का पहला नियम। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको लग जाते हैं। फिर हमने बताया फाइनल वेग, इनिशियल वेग, ये फार्मूला, इसी पे क्वेश्चन आता है। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, इसका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लगेंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।